नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके विषय में 99% लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोगों को इनकम टैक्स यानी आयकर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हम लोग परेशान थे, हम लोग मतलब ऐसे लोग जो इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं और इनकम टैक्स भरते हैं कि उनको 31 जुलाई तक लास्ट डेट था कि आप टैक्स भर दें सरकार को, वरना आपको फाइन किया जाएगा और फाइन के साथ टैक्स भरना पड़ेगा। बट एक ऐसा राज्य जहां के नागरिक निश्चिंत से सो रहे थे, चाहे उन्होंने करोड़ों कमाया हो या अरबों कमाया हो, क्योंकि उनको 1 रुपए टैक्स भरने की आवश्यकता नहीं है। तो जब भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें से मात्र एक राज्य को ही ऐसा विशेष छूट क्यों है? यहाँ पे सवाल उठते हैं। तो सवाल का जवाब आज मैं दूंगा आपको और समझाऊंगा कि इसके पीछे क्या क्या तर्क हो सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम वही बात करने वाले हैं, जो स्टेट है उसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम के लोग टैक्स क्यों नहीं लगता, इस पे हम विशेष चर्चा करेंगे। और इसके साथ हम इसके इतिहास को समझेंगे और इनकम टैक्स को समझेंगे। इस विषय में आज हम पॉलिटिकल साइंस को भी उठाएंगे। इसमें हम आज भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम आर्थिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो 3 सब्जेक्ट का मिश्रण है इस करंट अफेयर में, आपको समझने की जरूरत है। आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत का ये एक मानचित्र आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर का। इस मानचित्र में एक रेड कलर का छोटा सा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, ये रेड वाला। जैसे आपको पता है कि भारत का ये नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं ईस्ट डायरेक्शन। या भारत का कौन सा? ईस्ट डायरेक्शन। यानी जो हिंदी के विद्यार्थी हैं वो समझ लीजिए, इसे हम बोलते हैं उत्तर और इसे बोलते हैं पूरब। तो जो लोकेशन है पहले सिक्किम का वो समझिएगा, इसका लोकेशन जो है उत्तर पूरब में है। यानी सिक्किम भारत का उत्तरी पूर्वी स्टेट है, उत्तरी पूर्वी राज्य है। तो सबसे पहले हमने लोकेशन की बात की। साथ ही अगर स्थिति की हम बात करें तो इसकी जो स्थिति है, जो भारत का एक जो पार्ट है, ये इसको हम लोग बोलते हैं चिकन नेक। यानी जो चिकन नेक जो सड़क है, ये सड़क भारत को बाकी पूर्वी राज्यों के साथ क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। और उसी मुख्य बिंदु पे ये भी बैठा हुआ है यहाँ पे। और इसके अलग पक्ष को अगर हम देखें, एक अलग कलर का मैं पेन उठाता हूं, अगर इस एरिया को आप देखें तो ये जो कंट्री है यहाँ पे, ये चाइना है। तो इसका जो विस्तार है सिक्किम का, ये चाइना के साथ ये लगा हुआ है, बाउंड्री शेयर कर रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्री। ये आपको अच्छे से समझना है। यानी सामरिक महत्व हम देखें सिक्किम का तो काफी खासा है। ये चाइना को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण रखने के लिए एक ऐसी विषम परिस्थितियों का प्लेस है जहां पे हमारे फौजी भाई तैनात होते हैं और चाइना पे नजर रख पाते हैं। बहुत शानदार है। हम यहाँ से इधर भी नजर रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं। इतना शानदार सामरिक लोकेशन है ये सामरिक लोकेशन हमें मिला। और सामरिक लोकेशन मिला तो कुछ शर्तों पे मिला, जो शर्त पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ स्थिति में आपको समझा देना चाहता हूं कि 1947 के दौर पे हम चलते हैं, 1947 के दौर पे चलते हैं। ये एक ऐसा दौर है जो हमारे लिए एक कष्टकारी दौर भी हम कह सकते हैं, और एक बहुत प्यारा दौर भी है। जब हमें आजादी मिली और आजादी के बाद जो हमारा बंटवारा हुआ, इसलिए कष्टकारी दौर भी है। आपको समझा देना चाहता हूं कि जब अंग्रेज भारत से जा रहे थे तो अंग्रेज ने भारत से जाने से पहले भारत का विभाजन कर दिया और उसके लिए एक एक्ट पास किया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट। उस एक्ट में कुछ बातें उन्होंने लिखी थी कि भारत आजाद तो होगा, लेकिन भारत आजादी के साथ 2 देश बनेंगे। एक का नाम होगा पाकिस्तान और एक का नाम क्या होगा? इंडिया नाम होगा, यानी हिंदुस्तान नाम होगा। ये होगा भारत। 2 राज्य बनेंगे, यानी 2 अधिराज्य का निर्माण हुआ। ये भी एरिया जो था आपका, ये पाकिस्तान का ही एरिया था। इसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान बोल रहे थे, इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोल रहे थे। ये तो बन गया। लेकिन भारत में आपको कुछ चीजें जाननी होगी। भारत ये संपूर्ण भारत नहीं था। अंग्रेजों के काल में भी कुछ रियासतें जो थी
टैक्स तो जरूर अंग्रेज को देती थी, लेकिन अपने यहाँ स्वतंत्रता के साथ चलती थी और राजतंत्र था। जैसे हम कश्मीर की बात कर ले, जैसे हम नीचे हैदराबाद की बात कर ले, जैसे हम जूनागढ़ की बात कर ले, हम भोपाल रियासत की बात कर ले, त्रावणकोर रियासत की बात कर ले, ऐसे सैकड़ों रियासतें थी। अब उनके लिए एक प्रावधान डाल दिया गया कि भारत और पाकिस्तान में आपको जो अच्छा लगता आप उसमें मिल जाओ, या आप अपनी स्थिति को स्वतंत्र रखो। बस ये मौका चाहिए था। इस मौके के कारण कई जगह इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहा। कश्मीर ने, जो हैदराबाद है, जो भारत के एक बीच प्लेस में पड़ रहा है, जो चारों तरफ भारत पड़ेगा, वो पाकिस्तान जाना चाह रहा था। पाकिस्तान मोह था उनके शासक के साथ। तो जो रियासत विभाग थी, ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी सरदार पटेल जी को। सरदार पटेल जी एक सशक्त विद्वान नेता थे हमारे देश के। उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। जूनागढ़ को मिला लिया, त्रावणकोर को मिला लिया, भोपाल को मिला लिया, हैदराबाद को मिला लिया। लेकिन हैदराबाद को मिलाते समय उन्होंने सैन्य कार्रवाई की पुलिस के भेष में। ये एक चीजें सामने आई। तो सिक्किम भी हमारा अपना नहीं था इस समय। ये जो सिक्किम आप देख रहे हैं ना, ये सिक्किम हमारा नहीं था। सिक्किम में उस समय पे, फिर से मैप पे आऊंगा, सिक्किम में उस समय एक वंश का शासन चल रहा था। उस वंश का नाम था चौग्याल वंश, और चौग्याल वंश यहाँ पे शासन करता था। यहाँ पे हमारा सिक्किम पे हम नहीं थे, ये चौग्याल वंश का शासन था। और चौग्याल वंश के सामने भी कुछ परिस्थितियां थी, कुछ मजबूरियां थी कि अंग्रेज यहां से जा रहे थे। उससे पहले अंग्रेज को टैक्स पेमेंट कर रहे थे। अब डर था कि अंग्रेज यहां से चले जाएंगे तो उनका जो विदेश नीति है और जो उनका रक्षा नीति है, सब अंग्रेज पे टिका हुआ था। जैसे अंग्रेज यहां से निकल कर जाएंगे, चाइना उन पे कब्जा कर सकता है। यानी चाइना से इसको काफी ज्यादा डर था कि चाइना हम पे अपना अधिकार न जमा ले। तो उनको भारत से उम्मीदें थी, लेकिन उनको भी थोड़ा सा डर था कि भारत हो सकता है भारत खुद में न मिला ले। इसलिए चौग्याल वंश के शासक ने यहाँ पे भारत के सामने कुछ शर्तें रखी कि आप मेरा रक्षा देख लो और आप मेरा क्या देख लो, विदेश देख लो, हम आपके साथ हैं। तो भारत के जो लोग थे, चाहे पटेल जी हो या नेहरू जी हो, बड़े शानदार किस्म के व्यक्ति थे ये लोग। ये समझते थे कि इसका सामरिक महत्व क्या है। अभी परिस्थिति नहीं है कि कब्जा कर लो, अभी तुरंत हम खुद आजाद हुए हैं, कब्जा करेंगे तो हमें गलत समझा जाएगा। ऐसे ही हम कश्मीर में भिड़े हुए हैं, ऐसे ही हैदराबाद में हमारी किरकिरी हो रही है, जूनागढ़ को लेकर किरकिरी हो रही है। तो इस पक्ष में नहीं थे कि अभी इस पे कार्रवाई कर लिया जाए, बट ये खुद से हमारे पास आ रहा है। और जब इसका रक्षा हमें देखना है तो पूरा का पूरा एरिया तो रक्षा में हमें ही मिल जाएगा। अब हमें ही रक्षा करना है। इससे लेकर अगर चाइना से बात करनी हो, अमेरिका से बात करनी हो, तो विदेश तो हम ही देखेंगे। तो बहुत अच्छी बात थी, ये राजी हो गए और ये चीजें संपन्न हो गई। चाइना के हाथ में जाने से सिक्किम बच गया। बहुत अच्छी दूरदर्शिता वाली सोच थी। ये परिस्थिति बनी। लेकिन आने वाले समय में 1974 की बात करें, और दो डेट लिखूंगा, एक 1975। ये दो दौर ऐसा है जिसपे कुछ विशेष बातें हुई। पूरे भारत में लोकतंत्र थी, सिर्फ सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम में अभी भी 1974 तक राजतंत्र ही कायम थी, राजा का ही शासन था। लोग लोकतंत्र के महत्व को समझ चुके थे। बगल के सारे राज्य में अगर लोकतंत्र चल रहा हो और वहां पे राजतंत्र चल रहा हो, राजशाही हो, तो लोगों के मन में एक गुस्सा तो आएगा। तो गुस्सा पनपा और लोगों ने यहाँ पे लोकतंत्र कायम के लिए बातें शुरू कर दी। 74 जाते जाते मामला चौग्याल वंश के हाथ से निकल गया। तो चौग्याल वंश ने लास्ट में भारत के साथ विलय करने का फैसला किया। यह वर्ष था 1974। तो 1974 में, लेकिन यहाँ पे कुछ शर्तें रखी गई। कुछ शर्त, यहाँ पे शर्त के साथ हम विलय करेंगे। इसमें एक शर्त था जिसपे आज हम पढ़ाई कर रहे हैं कि अगर हम इसमें आते हैं तो हमारे जो नागरिक हैं, ये जो नागरिक है ये कभी भी टैक्स पे नहीं करेंगे। जैसे भारत के बाकी हिस्सों में टैक्स पे किया जाता है, इनकम टैक्स, ये नहीं पे करेंगे। ये बहुत शानदार मौका था। 1962 के युद्ध में हम चाइना से बुरी तरह से पराजित हुए थे और यह क्षेत्र सामरिक था। हो सकता था चाइना आगे कुछ और भी हरकत करे। इससे बेहतर है कि इसको मिला लो और जो भी शर्तें हैं उसको मान लो। तो शर्तों पे रेडी हो गए।
अब समस्या ये आया कि ये तो भारत का हिस्सा तो है नहीं, ये तो एक भारत से बाहर का हिस्सा है। तो क्या हमारा संविधान इसके बारे में कुछ बोलता है कि किसी बाहरी हिस्सा को मिला सकते हैं? तो इसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस के ऊपर, और पॉलिटिकल साइंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे क्या भारत का संविधान इसके ऊपर कुछ चर्चा करता है। तो देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस में अगर आप पढ़ते हैं या पढ़े होंगे या आप जाकर आगे पढ़ेंगे तो आप देखना कि इसमें हमारा एक है भाग 1। तो भाग 1 पढ़ाया जाता है बच्चों को। तो भाग 1 में मुख्यतः 4 आर्टिकल है, 4 अनुच्छेद है भाग 1 में। लेकिन इसमें से एक आर्टिकल जो है आर्टिकल 2, ये आपके काम का है इस टॉपिक में। आर्टिकल 2 एक ऐसा आर्टिकल है जो भारत की संसद को यह बोलता है कि आप किसी भी दूसरे भूखंड को भारत में शामिल कर सकते हैं, भारत में शामिल कर सकते हैं, ये परमिशन देता है। तो चलिए, हमारा काम तो आसान हो गया। जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा के लोग थे, बड़ा शानदार चीज यहाँ पे डाल दिया था कि कभी कोई हमसे आकर मिलना चाहे, जैसे मान के चलो आज बलूचिस्तान में काफी समस्या है, पाकिस्तान से अलग होने की मांग हो रही है। कल बलूचिस्तान के लोग समर्थन के साथ हम में आ जाएं और हमारे अगर ताकतवर व्यक्ति बैठे हों केंद्र में और हिम्मत दिखा के उसको मिला ले, तो आर्टिकल 2 की जरूरत फिर से पड़ेगी। तो वहां पे भी आर्टिकल 2 की जरूरत पड़ी। इसके लिए जरूरी था कि संविधान में क्या किया जाए, संविधान में संशोधन किया जाए। ये काम बिना संशोधन का नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैंने 2 डेट आपको लिखा था। एक डेट हमने लिखा था 1974 और एक डेट मैंने लिखा आपको 1975। तो संविधान में इसके लिए 2 संशोधन हुए। पहला संशोधन इसलिए किया गया कि पहले इसको भारत का हिस्सा बना लो। तो भारत का हिस्सा बनाने के लिए जो संशोधन किया गया, इसे हम बोलते हैं 35वां संविधान संशोधन, और इसे भारत का हिस्सा बना दिया गया। हिस्सा से समझिएगा थोड़ा सा, ये राज्य में शामिल तो हो गया, लेकिन भारत में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। ये स्थिति समझ लो ऐसी थी जैसे अभी कश्मीर की स्थिति है, जैसे अभी पुडुचेरी की स्थिति है, जैसे अभी दिल्ली की स्थिति है। समझ लो ऐसी स्थिति में इसको रखा गया। बाकी राज्य से बिहार पूर्ण राज्य है। पूर्ण राज्य का मतलब क्या होता है ना कि पूर्ण राज्य के जो में इनको डिसीजन का ज्यादा अधिकार होता है। ये राज्य सूची के सारे विषय पे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य सूची के सारे विषय पे डिसीजन नहीं ले सकते, कानून नहीं बना सकते। तो इनके पास खासियत है। साथ ही समवर्ती सूची के विषय पे भी कानून बना सकते हैं, लेकिन इनका कानून केंद्र के कानून के आगे अप्रभावी हो जाता है। बस ये मैटर है। तो 35वां संविधान संशोधन द्वारा हमने इसको अपने में विलय कर लिया, लेकिन जो इनकी शर्तें थी, इस शर्तों को भी तो मानना था, इस शर्तों को भी तो मानना था। तो इनके शर्त को मानने के लिए कुछ कंडीशन थे। अगर इनका इनकम टैक्स नहीं लेना है तो फिर सिक्किम को क्या करना पड़ेगा, सिक्किम को एक विशेष राज्य बनाना पड़ेगा। तो विशेष राज्य का दर्जा दिए बिना, विशेष राज्य के दर्जा के बिना यह परिस्थिति लागू नहीं हो सकती, क्योंकि समान राज्य में जो भी लोग रहेंगे उन लोगों को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स के लिए कानून है 1961 का आयकर कानून। कौन सा कानून है? आयकर कानून। आयकर एक्ट के तहत भारत के सभी नागरिकों को टैक्स पे करना पड़ता है। जब सिक्किम के लोगों को टैक्स नहीं देना तो एक कानून सिक्किम पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, ऐसी बातें की गई। अब यहां पे इसके लिए एक आर्टिकल है 371, जैसे आपने 370 खूब सुना होगा, चर्चाओं में थी। एक कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, तो उसको समाप्त कर दिया गया। अभी कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। 371 में एक एफ जोड़ा गया और एफ से सिक्किम को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया। देखिए, और विशेष राज्य का दर्जा देने के बाद इसको एक राज्य के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया हमारे यहाँ। और राज्य के रूप में कब स्वीकार किया गया? ये स्वीकार किया गया 1975 में। इसके लिए 36वां संशोधन किया गया। कौन सा? 36वां संशोधन किया गया। इस संशोधन में खास भूमिका रही, ये भारत का 22वां राज्य बन के उभरा। यानी इससे पहले भारत में 21 राज्य पूर्ण राज्य थे, और सिक्किम जो राज्य बना, ये 22वां राज्य बना है। कब बना है? ये 1975 में बना और 36वें संविधान संशोधन के जरिए बना।
तो देख लीजिएगा कि आखिर क्या शर्तें थी। तो हम आएंगे अपने मेन टॉपिक के ऊपर, और मेन टॉपिक हमारा क्या है कि मेन टॉपिक हमारा यह है यहाँ पे कि कश्मीर जो है एक ऐसा, सॉरी, सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पे इनकम टैक्स नहीं लगता। तो भारत सरकार के पास कुछ मजबूरियां थी, कुछ उनको आपस में मिलाना था यहाँ पे, क्योंकि सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। अब तो सिक्किम हमारे देश का पार्ट है, सारे सिक्किम के नागरिक, जैसे ही आर्टिकल 2 के तहत इनको मिलाया गया 1974 में, सिक्किम के सारे नागरिक भारत के नागरिक हो गए। लेकिन उनका जो शर्त था कि हम टैक्स नहीं देंगे, उनको भी माना गया और वहां पे लोकतंत्र बहाली हो गई। और आज तक जो आयकर अधिनियम एक्ट 1961 है वो सिक्किम पे लागू नहीं होता। इस कारण सिक्किम के लोगों को टैक्स देने की आवश्यकता भारत में नहीं है, वो छोट विशेष छूट है। तो ये उनका इतिहास है। और जो वंश था, जो ग्याल वंश था, उसका अंत हुआ और वहां पे लोकतंत्र की बहाली कर दी गई। तो भारत में इस प्रकार से सिक्किम मिला। और सिक्किम का क्या महत्व है आप देख सकते हैं। जो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स दो प्रकार की होती है। इनकम मतलब आप अगर कुछ इन कर रहे हो, कुछ कम कर रहे हो, कुछ आय कमा रहे हो, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। वो टैक्स सरकार के नजर में निर्धारित होगी कि आपने इस से ज्यादा रकम अर्जित की तो टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स दो प्रकार के हैं, एक प्रत्यक्ष कर है और एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो दो प्रकार के टैक्स, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में हम बात कर ले, इनडायरेक्ट टैक्स में बात कर ले तो जीएसटी है, और डायरेक्ट टैक्स में बात कर ले तो जो हम कमा रहे हैं, इनकम जो कर रहे हैं, जो हमारा आय है, जो सरकारी जॉब वाले लोग हैं वो डायरेक्ट पे कर रहे हैं, वो इनकम टैक्स है। प्रत्यक्ष कर है। तो टैक्स भी कई प्रकार के होते हैं, टैक्स स्लैब भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैं स्लैब की बात बता दूं तो भारत में दो प्रकार के स्लैब चल रहे हैं। एक स्लैब पे अगर मैं बात करूं, सीधा सा बात करता हूं कि एक ओल्ड स्लैब है और एक न्यू स्लैब है। तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। भारत में टैक्सेस 5% से लेकर के भारत में टैक्सेस 30% के बीच में रखी गई है। आपकी जैसी इनकम होगी, आप जिस टैक्स स्लैब में आओगे आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। आई थिंक 7 लाख तक भारत टैक्स में रिबेट देती है, जो उसके बाद से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो सबसे अधिक टैक्स भारत में 30% है। यदि भारत का कोई व्यक्ति की आय 15 लाख से अधिक है तो वो टैक्स कितना पे करेगा, तो वो 30% टैक्स पे करेगा। तो टैक्स स्लैब है। तो आप टैक्स स्लैब को ढूंढें, टैक्स स्लैब में क्या क्या टैक्सेज होती है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब इसको फुल डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आज जाते जाते आपके लिए मैं एक दो प्रश्न छोड़ जाऊंगा। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि जो सिक्किम है, सिक्किम अपनी बाउंड्री इंटरनेशनल रूप में, इंटरनेशनली यानी अंतरराष्ट्रीय रूप में किस किस देश के साथ टच करती है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दूसरा, ये जो सिक्किम है अपनी बाउंड्री भारत के किन राज्यों से, भारत के राज्यों के साथ ये बाउंड्री अपना शेयर करती है, इस पे आप दें। साथ ही आप ये बताएं कि सिक्किम जो है वहां पे एक चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। तो कंचनजंगा चोटी जो है यह हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी हाइट कितनी है, इस हाइट को आप कमेंट बॉक्स में लिखे, ये हाइट कितनी है इसकी। तो 3 प्रश्न मैंने आपको दिया है, इन 3 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो अगर इस समय, हाँ एक चीज और बता दे कि जो बिल पास हुआ जब सिक्किम को भारत में मिलाया गया, उस समय भारत के किस राष्ट्रपति का सिग्नेचर उस विलय पत्र पे हुआ है और उस जो संशोधन है उस पे हुआ, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कई प्रश्न हैं छोटे छोटे, जिन प्रश्नों की भूमिका बहुत बड़ी है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्किम की अवस्थिति आपने देख लिया, सिक्किम का पूरा क्राइटेरिया देख लिया, क्यों वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता वो भी आपने देख लिया। क्या आपके नजर में अब ऐसा प्रतीत होता है क्या सिक्किम को भी लोगों को टैक्स लगना चाहिए, भारत के सभी लोगों को एक समान किया जाए? जैसे कश्मीर के लिए 370 समाप्त हुई, क्या सिक्किम के लिए 371 को भी समाप्त किया जा सकता है सिक्किम के लिए? तो अगर इसमें भी आपको कोई प्रतिक्रिया तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, तो उस पर हम विचार करेंगे। फिर एक वीडियो डिटेल्ड वे में बनाएंगे, कश्मीर के इतिहास पे बात करेंगे हम, साथ ही हम बात करेंगे सिक्किम के इतिहास पे बात करेंगे, एक हैदराबाद के इतिहास पे हम वीडियो आपको देने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरों को भी जानकारी पहुंचाने के लिए हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।